सपनों की ऊँचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 24 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने साइंस और टेक के क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर चाइना के साइंटिस्ट ने टर्न कर दिया है CO2 को फूड में। अब ये मेजर ब्रेक थ्रू है। अब हुआ क्या है, आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। चाइना के साइंटिस्ट ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है, जिसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली प्रोटीन, स्टार्च और शुगर जैसे फूड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, और वो भी बिना खेती के। अब बता दें आपको कि जो मेजर इनोवेशंस है वो है CO2 से सिंगल सेल प्रोटीन में बनाना। जियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी और तियानजिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक ड्यूअल रिएक्टर सिस्टम डेवलप किया। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एसीटेट में बदला, और उसके बाद माइक्रोबियल इलेक्ट्रोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, और दूसरे स्टेप में एक एरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है अल्काली जिन्स एसीटेट को सिंगल सेल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। अब रिजल्ट की बात करें तो 74% प्रोटीन कंटेंट वाला बायोमास, जो फिश और सोया से भी ज़्यादा प्रोटीन रिच है, ये तैयार हो गया। साथ ही साथ मिथेनॉल से सुक्रोज यानी शुगर में क्या हुआ, ये भी जान लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में कन्वर्ट करके फिर एंजाइम के थ्रू उस मिथेनॉल को सुक्रोज में बदला जाता है। इसे फार्मिंग की ज़रूरत ही नहीं। ये प्रोसेस 86% एफिशिएंसी के साथ शुगर बनाता है। ये टेक्निक फ्यूचर में शुगर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को इको फ्रेंडली बना सकती है। वहीं 2021 में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने एक 11 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस बनाया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में बदला जा सकता है। इस प्रोसेस की एफिशिएंसी नेचुरल कॉर्न से 8.5 गुना ज़्यादा थी। अब ब्रेक थ्रू क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी जान लीजिए। तो फ्यूचर में बिना ज़मीन, बिना पानी, बिना खेती के खाना बन सकता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस को फूड में बदलना एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदे का काम है। वहीं लैब से इंडस्ट्रियल स्केल तक ले जाने पर ये पूरा फूड प्रोडक्शन सिस्टम को बदल सकता है। क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट और लैंड शॉर्टेज जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन चैलेंजेज़ अभी भी हैं, जैसे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन का कॉस्ट अभी हाई है। एंजाइम और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन की ज़रूरत होगी। अब अगर इसके कंक्लूज़न पे चलें, तो चाइना के साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली प्रोटीन, स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट करके फार्मिंग के बिना फूड बनाने का एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल दिखाया है। अगर ये स्केलेबल हो जाए तो दुनिया की फूड क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज दोनों का सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। आपसे सवाल पूछा गया है कि जो चाइनीज़ रिसर्चर हैं, उन्होंने डेवलप किया है ड्यूअल रिएक्टर सिस्टम, जो प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल प्रोटीन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग माइक्रोबियल इलेक्ट्रोसिंथेसिस एंड एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये मैंने शुरुआत में ही समझाया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि एक सेपरेट प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है मिथेनॉल को सुक्रोज में थ्रू एन एंजाइम बेस्ड इन विट्रो बायोट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए। तो ये भी मैंने बताया, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं जो प्रोटीन प्रोड्यूस है, उसमें कंटेंट अराउंड 30% है, मैंने बताया 74% है। तो यानी कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो तीसरा नंबर जहाँ गलत हुआ, इसको और इसको हटा दीजिए। तो अब आपके पास चौथा बचता है कि एक प्रायर ब्रेक थ्रू बाय चाइनीज़ साइंटिस्ट इन 2011 इन्वॉल्व्ड सिंथेसाइजिंग स्टार्च डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विथ हायर एफिशिएंसी देन नेचुरल फोटोसिंथेसिस। ये भी मैंने बताया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बताया चौथा ऑप्शन की एक टीम थी चाइना में जो सिंथेसाइज़ किया था स्टार्च को CO2 से। अब वो प्रोसेस जो इन्वॉल्व था वो था कीमो एंजाइमेटिक पाथवे, जिससे 8.5 गुना जो एफिशिएंसी था वो कॉर्न फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में था। तो ये थी मुख्य बातें इस करंट अफेयर से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर भी साइंस और टेक से है। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 2025 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होने वाली है, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस होगा, जिसको सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज़ वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में किया जाए या नहीं, इस पर डिस्कशन होना है। तो मैंने IUCN आपको कल ही बताया था, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो IUCN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है नेचर के फील्ड में, साथ ही साथ सस्टेनेबल यूज़ हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का। इसका फाउंडेशन 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था, फ्रांस में। वहीं इसका हेडक्वार्टर अभी इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके CEO का नाम है ब्रूनो ओबरी, ये भी याद याद रखिएगा, और यहाँ के फाउंडर थे जूलियन हक्सली। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं, न्यूज़ क्या है?
तो न्यूज़ मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल्स हैं। एक को बोलते हैं मोशन 133 यानी कि बैन वाला प्रपोज़ल, तो ये मोशन सिंथेटिक बायोलॉजी के यूज़ पर मोरेटोरियम यानी टेम्परेरी बैन लगाने की बात कर रहा है, खासकर वाइल्डलाइफ और इकोसिस्टम कंज़र्वेशन में। मतलब जब तक प्रॉपर ग्लोबल रेगुलेशन, इकोलॉजिकल रिस्क स्टडीज़ और इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ का कंसल्टेशन ना हो जाए, तब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने से मना किया जाएगा। वहीं दूसरा मोशन है 87 जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा। इस मोशन का कहना है कि सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज़ टोटली बैन करना सही नहीं है। इंस्टेड कि केस बाय केस बेसिस पर असेस किया जाए। अगर कोई टेक्निक सेफ, यूज़फुल और रेगुलेटेड है तो उसका यूज़ अलाउड होना चाहिए। अब दोनों स्ट्रॉन्ग कैंप्स बने हैं। अब देखते हैं कि प्रो सिंथेटिक बायोलॉजी साइंस कम्युनिटी का एक हिस्सा है। ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड अब स्लो और एक्सपेंसिव हो चुकी है। वहीं सिंथेटिक टूल जैसे जीन एडिटिंग, जीन ड्राइव्स या इंजीनियर्ड बैक्टीरिया वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कोरल्स क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए या इन्वेसिव रोडेंट्स को आइलैंड से हटाने के लिए। अगर इंडिजिनस ग्रुप यानी एनवायरमेंटलिस्ट की बात करें तो इनका कहना है कि नेचर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म छोड़ना अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट ला सकता है। ये इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को अंडरमाइन करता है। बड़ा रिस्क है कि ये बायोटेक कंपनीज के हाथ में पावर कंसंट्रेट कर देगा। एथिकल और इकोलॉजिकल रिस्क अभी क्लियर नहीं हुई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आज की डेट में 1 मिलियन स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी एक पोटेंशियल टूल है, पर गवर्नेंस और बायोएथिक्स का क्लियर सिस्टम होना ज़रूरी है। आईयूसीएन के वोट से ये डिसाइड होगा कि फ्यूचर में कंज़र्वेशन एफर्ट जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या नहीं करें। तो अगर आखिरी पॉइंट्स में मैं अपने शब्दों को बोलूँ तो एक फ्यूचरिस्टिक डिबेट है ये, जिसमें एक तरफ स्पीड और इनोवेशन है और दूसरी तरफ सेफ्टी, एथिक्स और इंक्लूज़न है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंथेटिक बायोलॉजी इन कंजर्वेशन जो आईयूसीएन अक्टूबर 2025 में करने वाला है, इसमें से कौन-सा सही है? तो मोशन 133 प्रपोज्ड एट द आईयूसीएन कांग्रेस सीक टू प्लेस अ ग्लोबल मोरेटोरियम ऑन ऑल सिंथेटिक बायोलॉजी एप्लीकेशन इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्या ये बिल्कुल सही जवाब है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। सिंथेटिक बायोलॉजी मेथड सच एज़ जीन एडिटिंग एंड जीन ड्राइव्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड टू रिस्टोर इकोसिस्टम एंड एलिमिनेट इन्वेसिव स्पीशीज़। ये भी आपको बताना है कि दूसरा जो है आपको सही है या नहीं है। आपको बता दें कि दूसरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपको बताया था कि दूसरा भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जीन एडिटिंग, जीन ड्राइव्स और सिंथेटिक ऑर्गेनिज़्म जो हैं एक्टिवली रिसर्च किए जा रहे हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, ताकि इन्वेजिव स्पीशीज़ को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि रैट्स या फिर मॉस्किटो या फिर कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑल साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट ग्लोबली सपोर्ट सिंथेटिक। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया कि एक तरफ जस्ट इसका उल्टा चल रहा है, यानी वो नहीं चाहते कि ऐसा हो और एक तरफ चाहते हैं कि ऐसा हो। यानी स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 3 गलत हुआ तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, तो 2 और 4 एंड 1 एंड 2, तो 2 तो है ही। तो अब एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, तो 1, 2 एंड 4 सही हो जाएगा। फिर भी 4 को पढ़ लिया जाए कि मोशन 87 एडवोकेट्स केस बाय केस असेसमेंट अप्रोच, ये बिल्कुल सही है, यही मैंने आपको समझाया भी है। तो इस करंट अफेयर से इतना ही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो झारखंड जो है न्यूज़ में आ गया है। अब इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज़्म प्रोजेक्ट झारखंड में बन रहा है। झारखंड ने इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज़्म प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब इसका अनाउंसमेंट आपको पता है कि जुलाई का महीना चल रहा है, तो 2025 में हेमंत सोरेन ने किया है। अब ये एक पार्टनरशिप है जो झारखंड के टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी जेटीडीसी और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल के बीच एक 5 साल का एमओयू साइन हुआ है। अब इस टूरिज़्म का मॉडल का एम है कि माइनिंग को टूरिज़्म के साथ इंटीग्रेट किया जाए। लोगों को माइन ऑपरेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के बारे में एजुकेट किया जाए। इंडस्ट्रियल, इकोलॉजिकल और रिलीजियस टूरिज़्म का ये एक कंबाइंड सर्किट बनाने का टारगेट है सरकार का। अब अगर लोकेशंस की बात करें तो नॉर्थ उरी मरी ओपन कास्ट कोल माइन जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये पहला माइन है जहाँ टूरिस्ट टूर स्टार्ट किए जा रहे हैं। वहीं अगर टूर सर्किट की बात करें तो रजरप्पा रूट पर जो पैसे लगेंगे, वो लगेंगे ₹250 प्लस जीएसटी, जिसमें कि छिन्नमस्तिका टेम्पल और पतरातू वैली को भी घुमाया जाएगा। आप चाहें तो जा सकते हैं और पतरातू अगर रूट की बात करें तो वहाँ पर 2500 प्लस जीएसटी लगेगा, जिसमें पतरातू लेक और वैली एरिया को घुमाया जाएगा। अब हर वीक में 2 टूर्स और हर टूर में 10 से 20 लोग अलाउड होंगे और ये बुकिंग किया जाएगा सीसीएल और जेटीडीसी के द्वारा। तो सीसीएल को
₹200 पर टूरिस्ट जेटीडीसी रिइम्बर्स करेगा एज़ ए हॉस्पिटैलिटी चार्ज। तो अब इसका बेनिफिट्स क्या हुआ? तो नया टूरिज़्म मॉडल विकसित हो चुका है पूरी तरह से। आप इसको आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइनिंग, रिलीजियस और इको टूरिज़्म को कंबाइन कर दिया गया है। वहीं अगर इससे देखें तो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, निश्चित रूप से बूस्ट होगा। वहीं एजुकेशनल एक्सपोज़र भी होगा, यानी स्टूडेंट और टूरिस्ट माइनिंग और एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन के बारे में सीख सकते हैं। वहीं टूरिज़्म डाइवर्सिफ़िकेशन होगा, यानी कि हिल स्टेशन, टेम्पल्स और माइनिंग सब एक टूर में मिल जाएगा। तो अभी बता दें कि फ्यूचर का प्लान क्या है गवर्नमेंट का, तो अभी और भी अंडरग्राउंड या क्लोज़्ड माइंड को टूरिज़्म के लिए ओपन किया जाएगा। नए सर्किट बनाए जाएँगे, वो तो भविष्य की बात है। तो इतनी सारी बातें थी इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। अब आइए जान लेते हैं कि इस सवाल के ज़रिए अगर आपने लेक्चर को सुना है तो क्या सीखा? पहला एवर टूरिज़्म माइंड्स है। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल को। द प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव जेटीडीसी और सीसीएल के द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है ये। दूसरा, पायलट टूरिज़्म सर्किट जो है नॉर्थ उरी-मरी ओपन कास्ट कोल माइन्स जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वो इंक्लूड होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा, द प्रोजेक्ट एम्स टू इंटीग्रेट माइनिंग, रिलीजियस और साथ ही साथ इको टूरिज़्म, ये भी बिल्कुल सही है। टूर पैकेज को मैनेज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि प्रोजेक्ट लीड किया जा रहा है स्टेट के थ्रू और जो बुकिंग होगा वो मैनेज करेगा जेटीडीसी, जिसका कि मैंने बताया झारखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और साथ ही साथ सेफ्टी और लॉजिस्टिक और सेफ्टी सीसीएन के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कोल टूरिज़्म इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो इस करंट अफेयर से इतना ही। अब आपको झारखंड के बारे में भी जान लेना चाहिए। वैसे काफ़ी रिवाइज़ कराया है झारखंड। तो झारखंड एक ईस्टर्न स्टेट है इंडिया में, और जो वाटरफॉल, एलिफेंट जैन टेम्पल, जो पारसनाथ हिल है, उसके लिए जाना जाता है। झारखंड में एक ही टाइगर रिज़र्व है, जिसको कि पलामू टाइगर रिज़र्व के नाम से जाना जाता है, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट्स में है, और उसके बाद बेतला नेशनल पार्क भी। अब उसी तरह से बता दें कि कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, और साथ ही साथ संतोष गंगवार जी गवर्नर हैं। अब इसका फाउंडेशन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया था। अब आइए जान लीजिए बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ है, और वहीं इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। मुंडा रिबेलियन इनसे संबंधित है, जो ब्रिटिश के खिलाफ था। आई होप आपको फिर से ये चीज़ें पूरी तरह से रिवाइज़ हो गई होंगी। आइए देखते हैं अपने अगले करंट अफेयर को। तो अगला करंट अफेयर आपको संबंधित है लैडिंग बिल्स 2025। अब पहले समझ लीजिए, लैडिंग शब्द इस साल आपको एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में देखा जाने वाला शब्द होगा। लैडिंग का मतलब होता है जहाज़ पर बोझ लादना। याद रखिएगा। अब इस बिल के बारे में समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है लैडिंग बिल 2025, जो पुरानी इंडियन बिल ऑफ लैडिंग एक्ट 1856 को रिप्लेस करेगा। अब बिल को एक लोकसभा में मार्च 2025 में पास किया गया, और राज्यसभा में 21 जुलाई 2025 को वॉइस वोट के थ्रू अपोजिशन के वॉकआउट के बाद पास किया गया। अब बिल को इंट्रोड्यूस किया था पोर्ट, शिपिंग और जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने। अब जान लीजिए कि लैडिंग क्या होता है। बिल ऑफ लैडिंग तो एक शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो कैरियर इशूअर करता है। इसमें गुड्स का टाइप, क्वांटिटी, कंडीशन, डेस्टिनेशन सब स्पेसिफाइड होते हैं। अब रिफॉर्म क्या किया गया है, तो कॉलोनियल एरा लॉ रिप्लेस करके बिज़नेस फ्रेंडली और सिम्प्लिफाइड टर्म्स लाया जा रहा है। अब बिल क्लियरली डिफाइन करता है कि कैसे और किस कंडीशन में कंसाइनी या एंडोर्सी पर राइट और लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी। लीगल एम्बिग्यूटी और ट्रेड डिस्प्यूट कम करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ-साथ हार्मोनाइजेशन भी ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है डायरेक्टिव इश्यू करने के लिए, और एक रिपील और सेविंग क्लॉज़ भी इंक्लूड है, ताकि ओल्ड एक्शंस वैलिड रहें। तो अब अगर इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊँ, तो बिल्स ऑफ लैडिंग बिल 2025 इंडिया के शिपिंग लॉ को कॉलोनियल बैकग्राउंड से मॉडर्न एज में शिफ्ट कर रहा है। डॉक्यूमेंट को सिम्प्लीफाई, डिजिटल रेडी और ग्लोबली अलाइन्ड बनाया जा रहा है। ये मूव ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट होगा। अब आइए, अगर आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से समझ लिया है, तो आइए करते हैं इस सवाल को। आपसे पूछा गया है कि द बिल सीक्स टू रिप्लेस द कॉलोनियल एरा इंडियन बिल ऑफ लैडिंग एक्ट 1856, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि इट एम्स टू सिम्प्लीफाई एंड मॉडर्नाइज़ द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग शिपिंग डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड लॉजिस्टिक, तो ये भी मैंने बताया, ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो बिल है वो प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स बिल ऑफ लैडिंग, यानी कि ईबीओएल के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो नहीं, बिल जो है अभी फ़िलहाल जो है नहीं प्रोवाइड करता है कोई किसी भी तरह का लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लेडिंग को, यानी कि
जबकि ये केवल फाउंडेशन रख रहा है डिजिटल मॉडर्नाइज़ेशन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल कर रहा है गाइडलाइंस और डायरेक्शन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यानी चौथा तो बिल्कुल सही जवाब है, कुछ देखने वाली बात नहीं है। यानी कि 1, 2 और 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए, अब एक किताब जो है न्यूज़ में है जो आप आपको याद रखना है। इस किताब का नाम आपको याद रखना है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। द नीम फार्मेसी ग्रीन गोल्ड याद रखना है। अब इसको रिलीज़ किया गया है सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में नई दिल्ली में। तो ये सब तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ़ आपको याद रखना है कि ये बुक किसकी है, तो डॉक्टर बीआरसी की, और बीआरसी का मतलब हो गया विश्वरूप रॉय चौधरी इनका नाम है। तो विश्वरूप राय चौधरी जी के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। कहाँ पर? तो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा इस बात को। अब आइए जान लीजिए मेंटलिस्ट सुहानी शाह के बारे में। सुहानी शाह पर अब इस साल क्वेश्चन बनना अनिवार्य हो गया है। बता दें आपको कि सुहानी शाह ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है और इन्होंने पहली इंडियन बन गई हैं जिनको ऑस्कर फॉर मैजिशियन दिया गया है। यानी बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड दिया गया है। सुहानी को बता दें आपको, सुहानी राजस्थान की रहने वाली हैं और जो ऑस्कर फॉर मैजिशियन अवार्ड है वो इस वर्ष इनको दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो टोरिनो, इटली में दिया गया है, ये आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन चूँकि अब ये पहली इंडियन है जो जिनको कि ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025 23 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बता दें कि पहला जो रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में वो 23 जुलाई को ही किया गया था। 23 जुलाई कब किया गया था? तो 1927 को। कहाँ से किया गया था? तो बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। अब 8 जून 1936 को याद रखिएगा कि जो 8 जून 1936 था, इस दिन पर एक घटना हुई थी जहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट सर्विस है उसको ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया गया था। तो ये भी बात याद रखिएगा और जो मोटो है आकाशवाणी का, इसका मोटो है बहुजना हित, ठीक है? यानी कि बहुतों का जो हित किया जाए और साथ में बहुजना सुख, यानी कि सब लोग सुखी भी हों। तो सुनिए गाना और सुखी भी रहिए, यही इनका मोटो है और ज़ाहिर-सी बात है विविध भारती बिना चेहरा दिखाए एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन है इंडिया में। मैं तो कहूँगा इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये सबसे अच्छा है, ऑल इंडिया रेडियो। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आज भी आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं या नहीं? चेहरा जो जिस शख्स का दिखाई दे रहा है महान शख्सियत है ये भी। इनको पद्मश्री मिला हुआ था, पद्मश्री अवार्डी हैं ये और साथ ही साथ थिएटर लीजेंड जो इनको कहा जाता है, इनका नाम है रतन थय्यम। रतन थय्यम इनकी मृत्यु हो गई है, ये ऑबिचुअरी सेक्शन से ये सवाल है। तो रतन थय्यम डाइड मतलब मृत्यु हो गई है 77 साल की उम्र में। ये मणिपुर में इनका देहांत हुआ है। अब बता दें कि ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है, इसके ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, साथ ही साथ वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और फेलो रह चुके हैं संगीत नाटक अकेडमी के। और इनको पद्मश्री दिया गया था आज नहीं बल्कि 1989 में ही इनको पद्मश्री दे दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा और 1987 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रतन थय्यम किससे संबंधित हैं? तो पद्मश्री अवार्ड भी आपको दिया जा सकता है, संगीत नाटक अकेडमी भी दिया जाता है। तो इस तरह के सवाल आपको इनसे बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट कर लिया है रिज़ॉल्यूशन और इस रिज़ॉल्यूशन का नाम है 2788। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी कुछ भी दे रहे हैं इस साल ये सवाल ज़रूर बनेगा और साथ ही साथ वन लाइनर में भी ये बनेगा। रिज़ॉल्यूशन 2788 किससे संबंधित है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है। अब इसका एम क्या है? तो इसका एम है मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करना जो पीसफुल सेटलमेंट होगा इंटरनेशनल डिस्प्यूट के। यानी कि जो भी इंटरनेशनल आपके पास डिस्प्यूट चल रहे हैं, अब इन डिस्प्यूट्स को जो है पीसफुल तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है, इनका सेटलमेंट किया जा सकता है, ये रिज़ॉल्यूशन इस बात को बताता है। अब इसको जानने से पहले आपको यूएनएससी मैंने आपको इसके बारे में तो डिटेल बता दिया लेकिन अब आप समझ लेंगे यूएनएससी क्या होता है, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 याद रखिएगा। यूएनएससी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यूएनएससी की फुल फॉर्म मैंने बता दिया यूनाइटेड नेशन और एस का मतलब होता है सिक्योरिटी और सी का मतलब होता है काउंसिल। याद रखिएगा ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। अब आपको बता दें कि जो इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर हो गया और साथ ही साथ इसमें P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं। वहीं यहाँ पर नॉन
परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जो रोटेशन पर अपना प्रेज़िडेंसी चेंज करते रहते हैं। फिलहाल में जो प्रेज़िडेंसी है जुलाई 2025 का वो पाकिस्तान के पास है। तो आइए अब 5 परमानेंट मेंबर में आपको नाम गिना दें जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला नाम तो आपको पता ही होगा, ये है चाइना, यूएसए, तीसरा हो गया आपके पास रशिया और 4 और 5 2 बचे। अब इन 2 का नाम है, एक तो आप जान ही गए होंगे यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ एक हैं हमारे इमैनुअल मैक्रोन साहब यानी कि फ्रांस। तो ये P5 कंट्रीज़ का नाम आपको याद रखना है। वहीं नॉन परमानेंट मेंबर इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी मैं एक बार नाम आपको गिना देता हूँ। अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया और साउथ कोरिया है। तो याद रखिएगा और अभी जो रिप्रेजेंटेशन है नॉन परमानेंट में वो अफ्रीकन स्टेट से 3 है, एशिया पैसिफिक से 3 है, वहीं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 2 हैं, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन से 2 हैं, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से 5 हैं। तो ये थी इतनी सारी मुख्य बातें इस करंट अफेयर से संबंधित जो आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ है दीपक बागला जी से संबंधित है जो इन्वेस्ट इंडिया के फॉर्मर एमडी और सीईओ थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बता दें आपको। फॉर्मर एमडी और सीईओ थे इन्वेस्ट इंडिया को, अब इनको मिशन डायरेक्टर बना दिया गया है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करती है, उसके मिशन डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है दीपक बागला। याद रखिएगा, पहले ये एमडी और सीईओ थे इन्वेस्ट इंडिया के, ये भी आप याद रखेंगे। अब आपको नीति आयोग के बारे में मैंने कई बार याद करा रखा है, फिर भी जो नए हैं उनको भी याद करा देता हूँ। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और ये एक थिंक टैंक है। याद रखिएगा, ये सिर्फ़ एक थिंक टैंक है, यानी सरकार के लिए पॉलिसी बनाने का काम करता है और सोचने का काम करता है कि क्या सही है। अब आपको बता दें ये प्लानिंग कमीशन के जगह लाया गया था। अब इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, वहीं इसके जो सीईओ हैं या पहले अगर मैं वाइस प्रेज़िडेंट की बात करूँ तो सुमन बेरी साहब हैं और अगर सीईओ की बात करूँ तो बीवीआर सुब्रमण्यम, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में सवाल सुब्रमण्यम साहब से ही बनता है, तो आपको याद रखना है कि सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। अब आइए आपको बता देते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, जो नीति आयोग के अंडर काम करती है और इसका काम है प्रमोट करना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को पूरे कंट्री में। इसका भी सेटअप 2016 में किया गया था और इसका जो मेन मकसद है ये फ़ोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव माइंडसेट लाना स्कूल स्टूडेंट्स में। तो और साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में कुछ और बताऊँ, तो इसका काम है इकोसिस्टम को ऐसा इकोसिस्टम को क्रिएट करना जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे, प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो ये है आपको इस करंट अफेयर से संबंधित बातें। वहीं अगर एम्स का प्रोग्राम है, अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, कई जगह पे आपने सुना होगा कि अटल टिंकरिंग जो लैबोरेटरीज़ है वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत काम करता है स्कूल लेवल पर और उसी तरह से अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं जगह-जगह पर और अभी फ़िलहाल 72 अटल इंक्यूबेशन सेंटर हैं पूरे इंडिया में जो ऑपरेशनल हैं। आशा करते हैं कि आपको ये भी करंट अफ़ेयर समझ में आ गया होगा और ये था आपका आज का आखिरी करंट अफ़ेयर। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी करंट अफ़ेयर समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखा कीजिए। धन्यवाद।